एक बेटा तीन बहू पार्ट 2। इतना बोलकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है और बेचारी नेहा रोती हुई एक बार फिर से खाना बनाती है। समय यूं ही बीतता है और नंदिनी इसी तरह से हर समय नेहा को परेशान करती, पर कभी भी नेहा ना नंदिनी का बुरा करती और ना ही उसके बारे में कुछ भला बुरा कहती, बल्कि जब भी शोभा नंदिनी को किसी चीज़ के लिए डांटती तो नेहा आकर उसे बचा लिया करती। कल मुही भूल जाती है क्या कि अब तू भी इस घर की बहू है। सारे काम मेरी नेहा बहू ही नहीं करेगी, कुछ काम तू भी कर ले। माँ जी, अब क्यों नंदिनी को हर समय सताती हो? आप जानते भी हो आज नंदिनी ने घर का सारा काम किया है, वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। छोटी बहन की तरह मेरी इज्जत करती है। नेहा बहू, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ। किस तरह की ये लड़की है क्या मुझे नहीं मालूम कि ये तेरे साथ कैसा सलूक करती है, पर फिर भी तू उसे हमेशा बचा लेती है और आज भी तू उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इतना बोलकर शोभा नेहा से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, पर यह सब कुछ नंदिनी अपनी आंखों से देख लेती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ नंदिनी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे नेहा की अच्छाई से प्यार हो जाता है। क्या नेहा दीदी, आप अकेले सारा काम करती हो, कुछ काम मुझे भी कह दिया करो। नंदिनी, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, भला मैं अपनी छोटी बहन से कोई काम कैसे करवा सकती हूँ? बस भी करो, अगर छोटी बहन को इतना लाड़ करोगी तो वो बिगड़ जाएगी। इस तरह से दोनों सौतन एक साथ हंसी खुशी से रह रही थी। ये देखकर शोभा के दिल को भी बहुत सुकून मिलता है कि उसकी बेटी की दोनों बीवियाँ एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीती हैं। और कुछ समय यूं ही गुजरता है और एक दिन राजीव किसी काम से गांव जाता है। नेहा, नंदिनी, माँ, मैं गांव जा रहा हूँ। मैं जब तक वापस नहीं आऊँगा तब तक आप तीनों अपना ख्याल रखना और आपस में लड़ना मत। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? ठीक है मेरे लाल, तो बस आराम से जा, घर की चिंता मत कर। अभी तेरी माँ जिंदा है, सब संभाल लूँगी मैं। हाँ राजीव जी, आप बस अपना ख्याल रखना, यहाँ की चिंता मत करना। ख्याल रखने के साथ साथ हमें भी याद करना, हमें आपकी पूरी खबर होनी चाहिए और खाना भी समय पर खाते रहना। ठीक है मेरी भोली और हिटलर बीवियों। चलता हूँ मैं। राजीव अपना सामान लेकर गांव चला जाता है और मन लगाकर काम करता है। उसी बीच उसके किसी दोस्त की शादी होती है और दोस्तों के जिद करने पर राजीव भी बाराती में शामिल हो जाता है। पर ये क्या, बारात में जाने के बाद कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि गांव के कुछ लोग ज़बरदस्ती उसकी शादी विमला नाम की किसी लड़की से करवा रहे हैं। अरे ये सब आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप सब ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे। कौन है आप सब? अरे चुप करके बैठे रहो, हमारे लड़की की शादी नहीं हो रही। तुम लड़के वाले बहुत दहेज मांगते हो ना, इसलिए हम तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती अपनी बेटी से करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है तुम शहर में रहते हो और काफ़ी अमीर भी हो। हमारी बिटिया तुम्हारे घर में बहुत सुखी रहेगी। देखिए, मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी बात सुनिए और मेरा हाथ खोलिए। राजीव इससे ज़्यादा कुछ कह पाता कि तभी उसे कोई नशीली पदार्थ सूंघा दी जाती है। उसको सूंघने के बाद राजीव बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब राजीव को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और वो स्टेशन पर अपनी तीसरी बीवी विमला के साथ है। ये है तुम्हारी टिकट, अब अपनी बीवी को लेकर अपने घर जाओ। और देखो बेटा, अगर कोई चालाकी की या हमारी बेटी को छोड़ो ना तो हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी जान ले लेंगे। सोच लो, जो तुम्हारा किडनैप करके तुम्हारी शादी करवा सकते हैं वो का कुछ नहीं कर सकते। राजीव अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात मान जाता है और विमला को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अपनी तीसरी बहू को देखकर शोभा के तो होश उड़ जाते हैं और वो राजीव से कहती है, तो ये है तेरा ज़रूरी काम? इस लड़की के लिए तू गाँव गया था क्या? तू इस लड़की से भी प्यार करता है? माँ, मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता, मेरी बात तो सुनो। राजीव अब अपने घर वालों को सारी बात बताता है। ये क्या बात हुई तुम्हारी? पहले तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती करा दी और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी फिर से जबरदस्ती शादी करवा दी गई। राजीव जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शादी के बाद आपने कभी मुझे बीवी का हक नहीं दिया और शादी की पहली ही रात नंदिनी के बारे में सब बता दिया। इसलिए मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे और अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दिया, पर आज जो आपने शर्मनाक हरकत की है ना, उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती। बेटा, आज भी तू मुझे मरने की धमकी देगा? है
एक काम कर, आज तू मुझे धमकी मत दे, जाकर मर ही जा, क्योंकि तुझ जैसी औलाद होने से अच्छा है कि मैं बे औलाद ही रहूं। हम हाथ जोड़कर आप लोग से विनती करत है कि राजीव जी को कछु ना कहें। उनकी कोनो गलती नहीं है, ये सब हमारी और हमारे परिवार वालन की गलती है। हम नहीं जानते थे कि राजीव जी का पहले से ही दुगो ब्याही हुई रखा है। अब विमला अपनी दुख भरी कहानी अपने ससुराल वालों को बताती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि किस तरह से राजीव का किडनैप किया गया है और ज़बरदस्ती उसकी शादी उससे हुई। माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया और ना ही सब कुछ जानबूझकर किया है। माफ़ करना राजीव जी, हमने आपको इतना भला बुरा कहा, पर विमला हम तुम्हें नहीं रख सकते। तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, आप लोगन का जो भी फैसला है हम मान लेंगे, पर हमारी भी एक विनती है, कुछ दिन हमें इस घर में रहने दीजिए। हमारे बाबा के गुंडे ने राजीव जी पर नज़र बनाए रखे हैं। अगर अभी आप लोगों ने हमें घर से निकाला तो वो सब आप लोगों को मार डालेंगे। प्लीज हमारी बात मान लीजिए। राजीव की जान को खतरा था, साथ ही साथ पूरे घर पर भी। इसीलिए शोभा विमला को घर में आने की इजाज़त दे देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और विमला भी उस घर में रंग जाती है। तो वहीं दूसरी ओर घर वाले भी विमला को पसंद करने लगते हैं। समय गुजरता है और समय के साथ अब विमला का जाने का समय हो जाता है। आप लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया, हमारा बहुत ख्याल रखा, पर अब हमको लागत है कि हमको यहाँ से जाए के चाहिए। अगर हमसे कोनो भूल हुई हो तो माफ़ करना। नहीं नहीं विमला, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे आने के बाद तो इस घर में रौनक आ गई। हाँ विमला बहू, इसलिए अब हम खुद नहीं चाहते कि तुम इस घर से कहीं जाओ। इस तरह से विमला के ससुराल वाले उसे अपना लेते हैं, जिसके बाद राजीव की दोनों सौतनों के साथ उनकी तीसरी सौतन भी उनके साथ रहती है और शोभा अपने एक बेटे की 3 बहुओं को एक साथ रखती है, वो भी बिना किसी भेदभाव के।